लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूँ राखी जैन। आज का अखबार में आपका स्वागत है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख, संस्थापक पिता को राष्ट्रपति पद से परेशानी थी। इसमें अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की छवि को एक नए नजरिए से समझाने की कोशिश की गई है। आमतौर पर वॉशिंगटन को इस बात के लिए सराहा जाता है कि उन्होंने 2 कार्यकाल के बाद खुद पद छोड़ दिया और सत्ता को आजीवन कब्जा बनाने की परंपरा नहीं बनने दी। लेकिन लेख कहता है ये फैसला किसी बड़े लोकतांत्रिक आदर्श से ज्यादा उनकी निजी थकान और राजनीति से बढ़ती निराशा का नतीजा था। लेख बताता है कि वॉशिंगटन शुरू से ही राजनीति में आना नहीं चाहते थे। उनका झुकाव निजी जीवन की ओर था, लेकिन देश की जरूरत और साथियों जैसे जेम्स मैडिसन और अलेक्जेंडर हैमिल्टन के दबाव में उन्हें राष्ट्रपति बनना पड़ा। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो सहज नहीं थे। उन्होंने खुद माना कि ये पद उन्हें चिंता और असहजता से भर देता है और उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा सकता है। संपादकीय आगे बताता है कि उनके कार्यकाल में ही थॉमस जेफरसन और हैमिल्टन के बीच गहरे मतभेद उभरने लगे, जिससे पहली बार अमेरिका में दलगत राजनीति की शुरुआत हुई। यही राजनीतिक खींचतान, मीडिया की आलोचना और लगातार बढ़ता विवाद वॉशिंगटन को भीतर से परेशान कर रहा था। वो पहले कार्यकाल के बाद से ही पद छोड़ना चाहते थे, लेकिन देश हित के नाम पर उन्हें दूसरा कार्यकाल भी निभाना पड़ा। आखिरकार जब हालात और ज्यादा कड़वे हो गए, तो वॉशिंगटन ने 1796 में पद छोड़ने का फैसला किया और अपने विदाई संदेश में देश को दलगत राजनीति से सावधान रहने की चेतावनी दी। लेख के मुताबिक आज इस फैसले को लोकतंत्र की मिसाल माना जाता है, लेकिन असल में ये एक ऐसे नेता का निर्णय था जो सत्ता की राजनीति से ऊब चुका था और शांति चाहता था। लेख का मूल संदेश ये है कि इतिहास में दिखने वाले महान फैसले हमेशा आदर्शवाद से नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं, थकान, दबाव और मोहभंग से भी निकलते हैं। और वॉशिंगटन का उदाहरण यही दिखाता है कि कभी-कभी सत्ता छोड़ना ही सबसे बड़ा और सही फैसला होता है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय, जापान के चेरी ब्लॉसम जब बसंत समय से पहले आ जाए। इस लेख में जलवायु परिवर्तन के एक बेहद संवेदनशील और सांस्कृतिक असर को समझाने की कोशिश की गई है। लेख बताता है कि जापान के मशहूर चेरी ब्लॉसम यानी साकुरा अब पहले से कहीं ज्यादा जल्दी खिलने लगे हैं। वैज्ञानिक ने 1200 साल पहले आंकड़ों के जरिए ये दिखाया कि जहां पहले ये फूल अप्रैल के मध्य में खिलते थे, अब मार्च के अंत तक पूरी तरह खिल जाते हैं। यानी बसंत जैसे अपने तय समय से फिसल रहा है। संपादकीय समझाता है ये बदलाव सिर्फ मौसम का नहीं, बल्कि संस्कृति का भी है। जापान में चेरी ब्लॉसम सिर्फ फूल नहीं है, बल्कि जीवन की नश्वरता और सुंदरता का प्रतीक है, जिसे मोनो नो अवेयर कहा जाता है। हर साल हनाफी के दौरान लोग इन फूलों के नीचे बैठकर जश्न मनाते हैं, लेकिन जब फूल समय से पहले खिलने लगते हैं, तो ये पूरी सांस्कृतिक लय को बिगाड़ देता है। लेख ये भी बताता है कि इसका आर्थिक असर भी बड़ा है। चेरी ब्लॉसम सीजन जापान के पर्यटन उद्योग के लिए अरबों डॉलर की कमाई लाता है, लेकिन समय बदलने से योजना बनाना मुश्किल हो रहा है और कई जगहों पर भीड़ और अव्यवस्था भी बढ़ रही है। संपादकीय का अहम बिंदु ये है कि ये बदलाव हमें जलवायु संकट की गहराई दिखाता है। चेरी ब्लॉसम का समय बदलना सिर्फ एक संकेत है कि तापमान लगातार बढ़ रहा है और प्रकृति की पुरानी लय टूट रही है। यही पैटर्न जापान ही नहीं, बल्कि अमेरिका जैसे देशों में भी दिख रहा है। अंत में द गार्जियन ये कहता है कि साकुरा की खूबसूरती हमेशा उसकी क्षणभंगुरता में रही है, लेकिन अगर जलवायु परिवर्तन इसी तरह चलता रहा, तो ये क्षणभंगुरता ही अपनी पहचान खो सकती है। यानी प्रकृति का ये खूबसूरत संतुलन जो सदियों से बना था, अब खतरे में है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, जीसीसी के पास एकता है, अब उसे साझा रक्षा और विकास की जरूरत है। इसमें खाड़ी देशों के संगठन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मौजूदा भूमिका और आगे की दिशा पर साफ राय रखी गई है। लेख कहता है, अमेरिका, इजराइल, ईरान तनाव के बीच जीसीसी देशों ने संतुलित कूटनीति अपनाई है। वो सीधे युद्ध में शामिल नहीं हैं, बल्कि बातचीत और शांति की बात कर रहे हैं।
लेकिन अब सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस एकता को ठोस कदमों में बदलने की जरूरत है। लेख का मुख्य तर्क यह है कि खाड़ी देशों को अपनी सुरक्षा खुद मजबूत करनी होगी। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर साफ संदेश दिया गया है कि ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, किसी देश का नियंत्रण इस पर नहीं हो सकता। अगर कोई इसे दबाव बनाने के औजार की तरह इस्तेमाल करता है, तो जीसीसी को मिलकर उसको जवाब देना होगा। लेख ईरान की आक्रामक नीतियों की भी आलोचना करता है और कहता है इससे वो क्षेत्र में अलग थलग पड़ गया है। संपादकीय आगे सुझाव देता है कि जीसीसी को अब गल्फ नाटो जैसी संयुक्त रक्षा व्यवस्था बनानी चाहिए, जिसमें जरूरत पड़े तो टर्की और पाकिस्तान जैसे देशों को भी शामिल किया जा सकता है। इसका मकसद ये होगा कि किसी भी खतरे का सामूहिक जवाब दिया जा सके और क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत हो। इसके साथ ही लेख आर्थिक और ऊर्जा सहयोग पर भी जोर देता है। खाड़ी देशों को आपस में गैस, तेल, बिजली और पानी के नेटवर्क जोड़ने चाहिए ताकि सप्लाई सुरक्षित और विविध हो सके। साथ ही एशिया से यूरोप तक रेल और व्यापार कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है, जिससे एक क्षेत्र फिर से वैश्विक व्यापार का केंद्र बन सके, कुछ वैसा ही जैसा कभी प्राचीन सिल्क रूट के समय था। लेख ये भी याद दिलाता है कि क्षेत्रीय स्थिरता सिर्फ सुरक्षा से नहीं बल्कि राजनीतिक समाधान से भी जुड़ी है, खासतौर पर फिलिस्तीन मुद्दे पर। इसलिए दो राष्ट्र समाधान और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर स्थायी हल जरूरी बताया गया है। कुल मिलाकर अल जजीरा का ये लेख कहता है कि जीसीसी के पास आज एकता तो है, लेकिन उसे मजबूत बनाने के लिए साझा रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक एकीकरण जैसे ठोस कदम उठाने होंगे। तभी खाड़ी क्षेत्र अपनी स्थिरता और प्रभाव को लंबे समय तक बनाए रख सकेगा। डॉन में प्रकाशित संपादकीय क्या बातचीत का दूसरा दौर होगा? इसमें पाकिस्तान की बढ़ती कूटनीतिक भूमिका और अमेरिका ईरान तनाव के बीच उसकी संभावित मध्यस्थता पर फोकस किया गया है। लेख बताता है कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरों और सैन्य नेतृत्व की ईरान यात्रा के बाद अब इस्लामाबाद एक बार फिर बड़े स्तर की बातचीत की मेजबानी के लिए तैयार दिख रहा है। राजधानी में सुरक्षा और तैयारियों का जो माहौल है, उससे संकेत मिलता है कि कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संवाद होने वाला है। हालांकि आधिकारिक तौर पर तारीख घोषित नहीं हुई है। संपादकीय ये भी कहता है कि पाकिस्तान की सिविल और सैन्य नेतृत्व ने अब तक इस संकट में संतुलित और सक्रिय भूमिका निभाई है, जिसकी सराहना दोनों पक्षों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हो रही है। अब लक्ष्य सिर्फ युद्ध विराम तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच एक स्थायी समझौता कराने की कोशिश है। लेख के मुताबिक भले ही बातचीत का पहला दौर खत्म हो गया हो, लेकिन बैक चैनल के जरिए चर्चा लगातार जारी रही है। हालांकि डॉन इस पूरे परिदृश्य को लेकर सावधानी भी बरतने को कहता है। संपादकीय कहता है हालात अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुए हैं। लेबनान जैसे इलाकों में तनाव बना हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दोनों पक्षों के बीच टकराव जारी है। यानी युद्ध विराम के बावजूद भरोसे की कमी और सख्त रुख अभी भी एक बड़ी चुनौती है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant